हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट। किसके बारे में? यूजीसी नेट यूनिट 10, यूजीसी नेट और एमपीपीएससी एंड एमपीपीएससी सेट का यूनिट 10 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे। हम लोग इतना पढ़ेंगे कि सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाए। इसमें क्या है? इनकम टैक्स यानी आयकर। इनकम टैक्स इनकम टैक्स का मतलब होता है आयकर। ठीक है, हम लोग बात करते हैं आयकर। क्या है? आयकर पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कर होता क्या है। आयकर यानी कि इनकम टैक्स। आयकर पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कर होता क्या है। कर देखेंगे तभी तो हम लोग पढ़ेंगे कि आयकर क्या होता है। कर क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। कर से आशय, कर से आशय उस वित्तीय भार से, उस वित्तीय भार से होता है जो किसी राज्य सरकार या उसके जैसी अधिसत्ता, उसके जैसी मतलब राज्य सरकार की जैसी अधिसत्ता, उसके जैसी अधिसत्ता द्वारा लगाया जाता है। क्या है? कर क्या होता है? कर एक ऐसा वित्तीय भार है, किसी भी पर भी लगाया जा सकता है। ऐसा वित्तीय भार है जो किसी राज्य सरकार या उसके जैसी अधिसत्ता की अगर हम बात करें, इसमें क्या क्या शामिल है उसकी जैसी अधिसत्ता? एक तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय। तीसरा क्या है? स्थानीय निकाय। तीन चीज़ें होती हैं। कौन कौन टैक्स लगा सकता है यानी कर कौन कौन लगा सकता है? या तो केंद्र सरकार लगा सकती है, या तो राज्य सरकार लगा सकती है, या फिर कोई भी स्थानीय निकाय टैक्स लगा सकती है। कर क्या है? स्वैच्छिक भुगतान नहीं है, अपितु कानूनी रूप से लिया गया अंशदान है। कर क्या है? कर स्वैच्छिक भुगतान नहीं है, अपितु कानूनी रूप से लिया गया अंशदान है। क्या है? अंशदान। अपने आय का कुछ अंश देना अंशदान है कहलाता है। अंशदान है यानी कि ये जो है व्यक्ति अपने स्वेच्छा से भुगतान नहीं करता है, बल्कि सरकार कोई भी कानून या नियम लगाकर वह कर का भुगतान करती है, कर को वसूल करती है। इसलिए यह कर जो है एक स्वैच्छिक भुगतान नहीं है, बल्कि क्या है? कानूनी रूप से लिया गया अंशदान होता है कर। कर जो है, कर के टाइप्स कितने होते हैं? 2 टाइप। मुख्य रूप से कर के 2 टाइप्स होते हैं। कर के प्रकार कर के जो मुख्य रूप से प्रकार होते हैं कितने होते हैं?
दो प्रकार के होते हैं। कर के मुख्य रूप से प्रकार कितने होते हैं? दो होते हैं। एक तो होता है प्रत्यक्ष कर। क्या होता है? प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर। दूसरा क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? प्रत्यक्ष कर ऐसा कर होता है जो किसी भी व्यक्ति पर डायरेक्ट रूप से लगाया जाए। क्या होता है? प्रत्यक्ष कर क्या है? ऐसा कर होता है जो किसी व्यक्ति से डायरेक्ट रूप से वसूल किया जाता है या जो करदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सरकार को भुगतान किया जाता है। ऐसा कर, इसके लिए हम लिखेंगे ऐसा कर जो करदाता द्वारा सरकार को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान किया जाता है। प्रत्यक्ष या डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से भुगतान किया जाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या? ऐसा कर होता है जो करदाता द्वारा सरकार को प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट, जैसे हमारी आय पर अगर लग रहा है तो हम ही उस पैसे का जाके भुगतान करेंगे। इसकी एक दूसरी परिभाषा, जो एग्जैक्ट परिभाषा है, उसमें क्या कहते हैं? जब कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष कर कहलाता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो हम लोग पढ़ेंगे वो है इनकम टैक्स। इसी में आज हम पढ़ेंगे। हम लोग यूजीसी नेट में इनकम टैक्स तो पढ़ेंगे, अप्रत्यक्ष कर में जो जीएसटी है उसे भी पढ़ेंगे, क्योंकि जीएसटी जो एक्ट है वो हम लोग यूनिट 9 में जितने भी अधिनियम हैं मूल रूप से उन्हें हम लोग पढ़ते हैं। अब देखते हैं अप्रत्यक्ष कर क्या है। अप्रत्यक्ष कर होता क्या है? ऐसा कर होता है, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? ऐसा कर होता है जिसका भार करदाता किसी अन्य व्यक्ति पर, क्या होता है ये? ऐसा कर होता है, ऐसा कर जिसमें करदाता अपना कर भार किसी अन्य व्यक्ति पर हस्तांतरित कर देता है, हस्तांतरित कर देता है, अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। इसके अंतर्गत जीएसटी हम लोग पढ़ते हैं। जीएसटी जैसे हम लोग देखते होंगे, चिप्स या कुरकुरे खरीदते हैं, क्या होता है? चिप्स की एक पैकेट खरीदते हैं हम, जो चिप्स का पैकेट खरीदते हैं उसमें टैक्स इंक्लूड होता है। हम टैक्स के साथ उस दुकानदार को पे करते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट टैक्स सरकार को भुगतान नहीं करते हैं। और जो दुकानदार होता है वो जो है टैक्स कलेक्ट करके थोड़ा थोड़ा करके कलेक्ट करता है और एक साथ टैक्स उठा के सरकार को भुगतान करता है। तो ये क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम देखते हैं जीएसटी। वर्तमान में जीएसटी, इसके पहले बहुत सारे कर थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आयकर कब आया, इसमें कितनी धाराएं हैं, कब लागू हुआ, इसकी परिभाषा, सभी चीज़ें हम लोग आज आयकर से संबंधित देखेंगे। आयकर होता क्या है? सबसे पहले आयकर आयकर जो हुआ, आयकर जो आया, आयकर अधिनियम 1961, आयकर अधिनियम 1961 में आया। आयकर जो अधिनियम आया वो 1961 में आया, लेकिन सबसे पहले अगर भारत में देखा जाए,
1857 का युद्ध जब हुआ उसके बाद भारत में जब इकोनॉमिक कंडीशन खराब हुई तो अंग्रेज़ों ने 1860 के आसपास जब बजट लाया था उसमें आयकर को इंट्रोड्यूस किया था। उस समय आयकर को लाने वाला व्यक्ति कौन माना जाता है? सर जेम्स विल्सन। लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं आयकर अधिनियम, उसमें हम लोग पढ़ते हैं आयकर अधिनियम 1961, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसी को हम लोग आगे देखेंगे डिटेल से सारी चीज़ें कि हम आयकर अधिनियम 1961 में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं, सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। आयकर अधिनियम जो है आया तो 1961 में, लेकिन लागू कब से हुआ? 1 अप्रैल 1962। लागू कब से हुआ? लागू 1 अप्रैल 1962 से। आयकर अधिनियम तो आ गया था 61 में, लेकिन लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 1962 को ये लागू हुआ। आयकर होता क्या है? आयकर क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? आयकर क्या कहेंगे? आयकर है क्या? आयकर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। हम लोग अभी पहले ही देखे हैं कि आयकर क्या है, इनकम टैक्स क्या है। इनकम टैक्स यानी कि आयकर। जीएसटी का मतलब होता है वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है। तो आयकर हम लोग पहले से ही देखे हैं क्या है, एक प्रत्यक्ष कर है। आयकर क्या है? एक प्रत्यक्ष कर होता है। आयकर क्या है? आयकर एक प्रत्यक्ष कर होता है। कैसा कर होता है? प्रत्यक्ष कर है, ठीक। आयकर क्या होता है? एक प्रत्यक्ष कर होता है जो किसी भी व्यक्ति के गत वर्ष की आय पर, जो किसी व्यक्ति के गत वर्ष की आय पर, गत वर्ष की आय पर चालू कर निर्धारण वर्ष, चालू कर निर्धारण चालू कर निर्धारण, ये नहीं, निर्धारण, चालू कर निर्धारण वर्ष में, चालू कर निर्धारण वर्ष में प्रचलित आयकर की दरों, किसके आधार पर? प्रचलित आयकर की दरों के आधार पर लगाया जाता है, आयकर क्या है? एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जो किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो है पिछले वर्ष में जितना कमाया है उस पर वर्तमान वर्ष में जो टैक्स रेट चल रहा है उसके हिसाब से जो पिछले वर्ष कमाया है उस पर उसे टैक्स देना होता है। ये क्या कहलाता है? आयकर, ठीक है। आयकर जो होता है ये लागू कौन करता है? या कि आयकर की वसूली कौन करता है? आयकर की वसूली किसकी? आयकर की वसूली कौन करता है? आयकर विभाग। वसूली और गणना भी कह सकते हैं। आयकर की वसूली एंड गणना कौन करता है? आयकर विभाग। कौन करता है? आयकर विभाग, ठीक है। आयकर की गणना और वसूली कौन करता है? आयकर विभाग करता है। आयकर विभाग जो होता है किसके अंडर में कार्य करता है? प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड। जो हम लोग क्या पढ़े हैं कि आयकर क्या है? एक प्रत्यक्ष कर है। इसके लिए एक केंद्रीय बोर्ड बनाया गया है, इसके अंडर यह आयकर विभाग कार्य करता है। प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड, प्रत्यक्ष करों
का केंद्रीय बोर्ड, जो प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड है उसके अंतर्गत आयकर विभाग कार्य करता है। और जो एक प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड है वो किसके अंडर में कार्य करता है? ये जो है वित्त मंत्रालय के अंडर में कार्य करता है। किसके अंडर में कार्य करता है? वित्त मंत्रालय। किसके अंडर में कार्य करता है? वित्त मंत्रालय के अंडर में काम करता है। हम इतनी चीज़ें देख चुके हैं। अब हम लोग जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, जैसे करदाता क्या होता है, कृषि आय क्या होती है, ये चीज़ें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन्हें हम लोग देखेंगे कि ये हैं क्या क्या। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट देखते हैं परिभाषाएं में करदाता। और जितनी भी परिभाषाएं हैं आयकर अधिनियम धारा 2 में वर्णित है। परिभाषाएं जो है परिभाषाएं आयकर अधिनियम 1961 की धारा किसमें? धारा 2 में। धारा 2 में ABCDEF या धारा 1, 2 का 1, 2 का 3, इस तरह से बहुत सारी इसके अंतर्गत धाराएं हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि करदाता होता क्या है, कौन होता है करदाता। परिभाषाओं में हम लोग पहली परिभाषा पढ़ेंगे करदाता। करदाता क्या पढ़ने वाले हैं? करदाता। इसका वर्णन क्या है? आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 का 7, धारा 2 में जो 7वां वो है उसमें करदाता की परिभाषा दी गई है। इसके अंतर्गत कौन कौन करदाता हो सकता है? इसमें लिखा हुआ है करदाता निम्न व्यक्ति हो सकते हैं। देखेंगे कौन कौन व्यक्ति हो सकते हैं। करदाता निम्न व्यक्ति हो सकते हैं। करदाता कौन हो सकता है? पहली कंडीशन क्या है करदाता होने की? पहली कंडीशन वह व्यक्ति जो इस अधिनियम के अनुसार करदाता हो। कौन? वह व्यक्ति जो इस अधिनियम के अनुसार करदाता हो या इसके अंतर्गत ब्याज या अर्थदंड की राशि देने वाला हो या जिसकी आय पर कर निर्धारण की कार्यवाही चल रही हो, वह व्यक्ति करदाता कहलाएगा। क्या कहता है ये अधिनियम? ये अधिनियम कहता है कि वह व्यक्ति करदाता होगा जो कि इस अधिनियम के अनुसार करदाता हो या फिर क्या हो? इस अधिनियम के अंतर्गत करदाता हो या फिर क्या हो? इसके ऊपर कोई भी ब्याज या करदाता के ऊपर क्या है? कोई भी किसी भी व्यक्ति पर या करदाता बस नहीं, कोई भी व्यक्ति
जिस पर ब्याज यानी कि कर की ब्याज या अर्थदंड की राशि जिसको भुगतान करना हो, या जिसकी आय पर कर निर्धारण से संबंधित यानी टैक्स से संबंधित कोई भी अगर कार्यवाही चल रही है वो क्या कहलाएगा? करदाता कहलाएगा। पहली कंडीशन यही है कि कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम यानी कि कौन सा अधिनियम है? आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत करदाता हो, या फिर इसके अंतर्गत ब्याज या अर्थदंड से संबंधित कोई भी इसके ऊपर कार्यवाही चल रही हो, तो भी वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? करदाता कहलाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है? वह व्यक्ति जिस पर उसे प्राप्त सुविधाओं या लाभों या किसी अन्य व्यक्ति की आय उसकी स्वयं की आय या अन्य किसी व्यक्ति की हानि निर्धारण के संबंध में हानि निर्धारण के संबंध में कार्यवाही चल रही हो, वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? करदाता कहलाएगा। ऐसा व्यक्ति जो कि जिसे सुविधाएं प्राप्त है, जिस पर कर से संबंधित सुविधाएं प्राप्त हैं, या किसी अन्य व्यक्ति की जो आय है उनकी सुविधाएं या लाभों का फायदा उठा रहा है, या फिर अन्य किसी व्यक्ति की हानि से संबंधित कोई भी कार्यवाही अगर चल रही है तो क्या कहलाएगा? वह करदाता कहलाएगा। तीसरी कंडीशन क्या है? वह व्यक्ति जो चूक से करदाता जो इस अधिनियम के तहत अधिनियम के अंतर्गत करदाता या चूक से करदाता है तो ठीक है, अगर चूक से करदाता भी मान लिया जाए, चूक से करदाता मान लिया जाता है, मान लिया गया हो, वह भी करदाता कहलाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो करदाता है वो है ही, अगर इस अधिनियम के अंतर्गत गलती से भी वो करदाता मान लिया जाता है, वह व्यक्ति भी करदाता की परिभाषा में सम्मिलित होगा। निष्कर्ष के रूप में हम क्या कह सकते हैं कि करदाता में कौन कौन शामिल है? करदाता में
कानूनी उत्तराधिकारी, कानूनी कानूनी उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी। और कौन? प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि या चूक से करदाता शामिल है। किससे? चूक से करदाता शामिल है, शामिल हैं। क्या कहता है? करदाता कौन होगा? वह व्यक्ति जो इस अधिनियम के अनुसार करदाता हो या इसके अंतर्गत कोई भी ब्याज या अर्थदंड की राशि देने वाला हो या फिर उसके ऊपर कोई भी कर निर्धारण से संबंधित कार्यवाही चल रही है, तो व्यक्ति क्या कहलाएगा? करदाता कहलाएगा। दूसरी परिभाषा कहती है, दूसरा क्या कहता है? यह कहता है कि वह व्यक्ति जिस पर प्राप्त सुविधाओं या लाभों या किसी अन्य व्यक्ति के या स्वयं के लाभ हो या फिर अन्य व्यक्ति के या किसी स्वयं के हानि से संबंधित कोई कार्यवाही, यानी लाभ या हानि किसी से भी संबंधित कोई भी कार्यवाही अगर चल रही है तो व्यक्ति क्या कहलाएगा? करदाता कहलाएगा। तीसरा कहता है वह व्यक्ति जो इस अधिनियम के अंतर्गत करदाता हो या फिर गलती से करदाता मान भी लिया जाता है, वह व्यक्ति भी करदाता कहलाएगा। तो कौन कौन करदाता हो सकते हैं? एक तो कानूनी उत्तराधिकारी, और दूसरा कौन होता है? प्रतिनिधि। किसी प्रतिनिधि को ही बनाया जा सकता है करदाता, और अगर चूक से भी करदाता किसी को मान लिया जाता है तो वह भी करदाता माना जाएगा। इन सब चीज़ों का वर्णन किसमें है? धारा 2(7) में। धारा 2(7) में का परिभाषा है। किसकी है? करदाता की परिभाषा धारा 2(7) में है। अब धारा 2(7) के आगे हम लोग देखते हैं कर निर्धारण वर्ष। हम लोग परिभाषा में देखे थे कर निर्धारण वर्ष और गत वर्ष, तो हम लोग पहले देख लेते हैं कर निर्धारण वर्ष होता क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे गत वर्ष। कर निर्धारण वर्ष, कर निर्धारण वर्ष, कर निर्धारण वर्ष। कर निर्धारण वर्ष क्या है? कर निर्धारण वर्ष का जो है आयकर अधिनियम धारा 2(9) में वर्णन है। किसमें है? धारा 2(9). किसमें? आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(9) में कर निर्धारण वर्ष की परिभाषा दी गई है। और क्या लिखा गया है? 12 माह की ऐसी अवधि। क्या है? 12 माह की ऐसी अवधि। कैसी अवधि? 12 माह की ऐसी अवधि जिसमें कर का भुगतान किया जाए, जिसमें कर का भुगतान किया जाता है। क्या कहलाता है? कर निर्धारण वर्ष। कर निर्धारण वर्ष का वर्णन किसमें है? धारा 2(9) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(9) में कहा गया है कि 12 माह की ऐसी अवधि जिसमें कर का भुगतान किया जाएगा, वो क्या कहलाएगा? कर निर्धारण वर्ष। ये मुख्यतः कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च। नेक्स्ट क्या है? गत वर्ष। गत वर्ष हम पढ़ते हैं आगे। गत वर्ष का वर्णन किसमें है? धारा 3। परिभाषाएं ज़्यादातर जो है 2 में है, लेकिन जो गत वर्ष की परिभाषा है धारा 3 में है। तो इसके अनुसार गत वर्ष क्या है? कर निर्धारण वर्ष। जो कर निर्धारण वर्ष है, कर निर्धारण
निर्धारण वर्ष के तुरंत पूर्व के वित्तीय वर्ष को गत वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गत वर्ष कहते हैं। गत वर्ष क्या है? जो कर निर्धारण वर्ष है उसके जस्ट पहले का वर्ष। जैसे 2025 समाप्त हो चुका है, 2025-26 चल रहा है, क्योंकि अभी वित्तीय वर्ष समाप्त नहीं हुआ है। वित्तीय वर्ष कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो अभी वित्तीय वर्ष समाप्त नहीं हुआ है, तो अभी हम कौन सा चल रहा है वर्तमान? कर निर्धारण वर्ष 2025-26। और जो इसके पूर्व का वर्ष क्या कहलाएगा? 2024-25। 24-25 पर जो कर लगाया जाता है, कर गत वर्ष होता है, उसी पर कर लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? 25-26 में, यानी कि कर निर्धारण वर्ष में। ठीक है। कुछ ऐसी आय होती हैं जो उसी वर्ष कर वसूल कर लिया जाता है, अन्यथा वो भुगतान नहीं कर पाती है या चली जाती हैं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कुछ ऐसी इनकम भी होती हैं जिन पर उसी वर्ष कर वसूल कर लिया जाता है। ऐसी कौन कौन सी इनकम है देख लेते हैं। तो जिस वर्ष हम लोग आय अर्जित करते हैं उसी वर्ष कर लगाया जाता है। तो इसमें आय अर्जित करने वाले वर्ष में ही कर लगाया जाता है। आय अर्जित करने वाले वर्ष में ही कर लगाया जाता है। कुछ इनकम ऐसी होती हैं जो कि उसी वर्ष कर लगा दिया जाता है, अन्यथा वो व्यवसाय बंद हो जाता है या फिर वो लोग यहाँ नहीं रहते, कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, इसलिए उनकी आय पर उसी वर्ष कर लगा दिया जाता है। पहला क्या है? अनिवासियों की समुद्री जहाज। पहला है धारा, क्या है? धारा 172। इसमें क्या है? अनिवासी कौन होते हैं? जो कि भारत के निवासी नहीं हैं। आगे हम लोग देखेंगे कौन सा निवासी है, कौन सा अनिवासी है। अनिवासियों की समुद्री जहाज द्वारा व्यापार से आय। धारा 172 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का निवासी नहीं है, वो समुद्री जहाज के द्वारा कोई भी व्यापार करता है और उससे आय कमाता है, उस पर उसी वर्ष कर लगाया जाएगा। नहीं तो वह हो सकता है कि वो अगले वर्ष यहाँ ना रहे, इसलिए उन व्यक्तियों पर उसी वर्ष कर वसूल कर लिया जाता है। दूसरा है धारा 174। क्या है? धारा 174 आयकर अधिनियम 1961 की धारा 174। यह क्या कहता है कि भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों की आय। भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों की आय। ऐसे व्यक्ति जो भारत छोड़कर जाने वाले हैं, अगर सरकार को पता चलता है कि यह व्यक्ति भारत छोड़कर जाने वाला है, तो उनकी आय पर उसी वर्ष कर वसूल कर लिया जाता है, क्योंकि अगले वर्ष वो दूसरे देश में चला जाएगा, उससे गत वर्ष की आय पर कर नहीं वसूला जा सकता है।
इसलिए उस व्यक्ति पर उसी वर्ष कर वसूल कर लिया जाता है। अब क्या है धारा 174A। एक है धारा 174 174A। ये क्या कहती है? ऐसे निकाय या संस्था, निकाय या संस्था कुछ भी कह सकते हैं, जो विशिष्ट उद्देश्य के लिए स्थापित किए जाते हैं, जो विशिष्ट उद्देश्य के लिए स्थापित किए जाते हैं। क्या है? ऐसे निकाय जो किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए स्थापित किए जाते हैं। मान लीजिए कोई भी काम है, 1 साल का काम है, उसको करने के लिए एक संस्था का निर्माण किए और वो 1 वर्ष बाद समाप्त होने वाली है, तो उनसे क्या किया जाएगा? उसी वर्ष वसूल कर लिया जाएगा, अन्यथा वो संस्था समाप्त हो जाएगी, उसका वर्चस्व नहीं होगा, जिससे उनसे गत वर्ष की आय पर आयकर वसूल नहीं किया जा सकता है। इसलिए धारा 174A कहता है कि ऐसी संस्थाएं जो विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं, उनसे उसी वर्ष कर वसूल कर लिया जाना चाहिए। या फिर एक और है, 2 और हैं भी, धारा 175, धारा 175। यह क्या कहती है? कोई भी व्यक्ति अगर कर बचाने के लिए अपनी संपत्ति का हस्तांतरण करता है, उससे भी उसी वर्ष उस संपत्ति पर कर वसूल कर लो। क्या है? कर बचाने हेतु संपत्ति का हस्तांतरण। 175 कहता है, धारा 175 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कर बचाने के लिए वह गत वर्ष में अपनी संपत्ति का हस्तांतरण करता है, तो उसी वर्ष कर का वसूल कर लिया जाना चाहिए। या फिर एक और है लास्ट, धारा 175, धारा 176। ये क्या कहता है कि व्यापार बंद होने की दशा में, व्यापार जिस वर्ष बंद हो उसी वर्ष कर वसूल कर लो। व्यापार बंद होने की दशा में, बंद होने की दशा में ये 5 कंडीशन ऐसी हैं जब सरकार क्या करती है, उसी वर्ष कर वसूल कर लेती है जिस वर्ष वो आय को अर्जित करती हैं। यानी कर निर्धारण वर्ष और गत वर्ष इनका सेम होता है। बाकी क्या होते हैं कि गत वर्ष की आय पर चालू कर निर्धारण वर्ष में आयकर लगाया जाता है, लेकिन ये ऐसी इनकम है जो जिस वर्ष कमाई जाती हैं उसी वर्ष इन पर टैक्स लागू किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं व्यक्ति। हम लोग कितनी परिभाषाएं देख चुके हैं? 3। एक तो हम लोग देख लिए करदाता क्या होता है, दूसरा कर निर्धारण वर्ष, तीसरा गत वर्ष। गत वर्ष के अलावा कौन सी ऐसी आय हैं जिन पर गत वर्ष में ही टैक्स वसूल कर लिया जाता है, ये देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट देखेंगे हम लोग व्यक्ति। इस अधिनियम के अनुसार व्यक्ति कौन होता है? कौन है व्यक्ति? व्यक्ति जो है इसका वर्णन धारा 231 में है। किसमें? धारा 231 में। इसके अनुसार कौन कौन से व्यक्ति के अंतर्गत काउंट किए जाएंगे? पहला, कोई भी पर्सनल व्यक्ति। पहला व्यक्ति की हुई मान लेते हैं हम लोग व्यक्ति, जैसे हम आप कोई भी हो सकता है व्यक्ति। दूसरा HUF, इसका फुल फॉर्म होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी कि एक हिंदू अविभाजित परिवार। एक हिंदू अविभाजित परिवार,
परिवार। और कौन हो सकता है व्यक्ति इसके अंतर्गत? कोई भी एक कंपनी, कोई कंपनी अगर है वह भी व्यक्ति की कैटेगरी में आएगी। फोर्थ, कोई भी फर्म, अगर कोई भी फर्म है वह भी व्यक्ति कहलाएगी। फिफ्थ क्या कहता है? फिफ्थ कहता है कि व्यक्तियों की संस्था, कोई भी व्यक्तियों की अगर संस्था है, व्यक्तियों की संस्था या समूह, संस्था या समूह, जैसे क्लब, सहकारी समिति इत्यादि या आदि। जो व्यक्ति के अंतर्गत कोई भी एक संस्था या समूह है वो भी एक व्यक्ति के अंतर्गत काउंट होगा। जैसे कोई भी क्लब हो गया या भी कोई भी सहकारी समिति। और नेक्स्ट क्या है? 6, अगर कोई स्थानीय सत्ता, एक स्थानीय सत्ता, कोई भी स्थानीय सत्ता भी व्यक्ति के अंतर्गत काउंट की जाती है। जैसे अगर कोई नगर पालिका है, वो भी व्यक्ति कहलाएगी, उस पर भी सरकार कर वसूल कर सकती है। नगर पालिका, कंटेनमेंट बोर्ड, ETC, यानी कि बहुत सारे। और एक कृत्रिम व्यक्ति, सातवां क्या है? कृत्रिम व्यक्ति, कोई भी कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम व्यक्ति में क्या शामिल है? कृत्रिम व्यक्ति में न्यायिक व्यक्तित्व, जैसे कॉरपोरेशन या बार काउंसिल। कॉरपोरेशन, कोई भी कॉरपोरेशन है वो भी कृत्रिम व्यक्ति कहलाएगा। या भी कोई भी बार काउंसिल है, बार काउंसिल अगर है वो भी किसमें शामिल है? एक व्यक्ति के रूप में शामिल है। यानी कि किसमें शामिल है? कृत्रिम व्यक्ति के रूप में। किसमें शामिल है? कृत्रिम व्यक्ति। हटाइए। कृत्रिम व्यक्ति एक तो कौन शामिल है? न्यायिक व्यक्ति, तो जैसे कॉरपोरेशन या बार काउंसिल। और दूसरा कौन शामिल नहीं इसमें? शामिल नहीं है, कृत्रिम व्यक्ति में शामिल नहीं है। कौन कौन है? कोई भी मूर्ति, देवता या खुदा इसमें शामिल नहीं है, आदि। इसमें भी आदि। ठीक है। तो व्यक्ति कौन कौन है? कोई व्यक्ति हो सकता है, या HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, या फिर कोई भी कंपनी हो, या फिर कोई फर्म हो, या फिर कोई भी व्यक्तियों का समूह हो, या समूह में क्लब हो, जैसे क्लब हो गया, सहकारी समिति हो गई, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर क्या है? कोई भी स्थानीय संस्था, जैसे नगर पालिका होता है, कंटेनमेंट बोर्ड होता है,
नगर निगम होता है, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं जो स्थानीय सत्ता संभालती हैं, वो भी एक व्यक्ति की कैटेगरी में आती हैं। तीसरा क्या है, तीसरा कह सकते हैं, यानी लास्ट क्या है, कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम व्यक्ति कौन होता है, कोई भी न्यायिक व्यक्तित्व है, जैसे कॉरपोरेशन हो गया, बार काउंसिल। न्यायिक व्यक्तित्व मतलब ऐसा कह सकते हैं जो कि न्याय करते हैं फिर भी वो अपना अलग से एक व्यक्तित्व रखते हैं, जैसे बार काउंसिल हो गया, कॉरपोरेशन हो गया। और इसमें शामिल कौन व्यक्ति कौन नहीं कहलाएगा, कोई भी मूर्ति है या देवता है या भगवान है, खुदा है, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं तो वो क्या व्यक्ति नहीं कहलाएंगी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इनकम। इनकम यानी कि आय क्या होती है, क्या है इनकम, क्या है इनकम, क्या होती है आय। इस अधिनियम में किसे आय में शामिल किया गया, किन किन चीज़ों को आय में सम्मिलित किया गया। धारा 24 आय, आय इसका वर्णन किसमें किया गया है, धारा 24। आय जो है धारा 224 में किया गया है कि आय क्या है। ये क्या कहता है, आय क्या क्या आय में सम्मिलित है। ठीक है, आय का वर्णन किसमें है, धारा 224। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 24 में आय का वर्णन किया गया है। आय क्या है, कोई भी लाभांश या प्राप्तियां, लाभांश या प्राप्तियां, लाभांश एवं प्राप्तियां, कोई भी लाभांश हो या प्राप्तियां हो, कहीं भी लाभ हो रहा हो या जो पैसे आए, क्या कहलाएगा, आय कहलाएगा। दूसरा क्या है, एक ट्रस्ट द्वारा स्वेच्छापूर्ण प्राप्त चंदे, कोई भी ट्रस्ट है उसमें स्वेच्छा से जो चंदे मिलते हैं वो भी इनकम की कैटेगरी में आएगा। एक ट्रस्ट द्वारा, एक ट्रस्ट द्वारा स्वेच्छापूर्वक प्राप्त चंदे, यह भी इनकम की कैटेगरी में आएगा। और क्या इनकम कराएगा, वेतन शीर्षक में, वेतन शीर्षक में कर योग्य अनुलाभ, कर योग्य अनुलाभ, कर योग्य अनुलाभ या वेतन के स्थान पर लाभ, या वेतन के स्थान पर लाभ, या तो वेतन के स्थान पर कोई भी अनुलाभ प्राप्त हो या वेतन के स्थान पर कोई भी लाभ, यानी जैसे भत्ता वगैरह है, अगर कुछ भी ऐसा प्राप्त होता है तो वो भी इनकम की श्रेणी में आएगा। और क्या क्या है, अनुलाभ या कोई विशेष भत्ता, बढ़ी हुई निर्वाह लागत, नगर क्षतिपूरक भत्ता, नगर क्षतिपूरक
भत्ता या अन्य व्यक्तिगत भत्ते, या तो कोई भी अनुलाभ हो या कोई भी क्षतिपूरक भत्ता मिला हो या फिर कोई व्यक्तिगत भत्ता भी मिला हो। सीधी सीधी बात है, अगर कोई भी इनकम होता है तो वो आय की कैटेगरी में आएगा कि हमें इतने रुपए की प्राप्ति हुई है। इसमें बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित है, क्रॉसवर्ड, पहेली से प्राप्त पैसा, क्रॉसवर्ड, अगर लॉटरी वगैरह से जीत जाते हैं वो भी। कुल मिला के निष्कर्ष कहने का मतलब है, कोई भी टैक्स, जो कोई भी पैसा अगर हमें प्राप्त हो रहा है वो क्या कहलाएगा, इनकम की श्रेणी में आएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कल से पढ़ेंगे आय। आय क्या होती है, आय के प्रकार, सकल कुल आय, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने से फ़ायदा यह होगा कि आपको यूजीसी नेट हिंदी मीडियम में सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। हम पूरा का पूरा यूनिट कवर करेंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो।